हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी का प्रीक्योर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है। एंड द न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा थी लास्ट वीक कि इस पर्टिकुलर पावर प्लांट ने द स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी रीच कर ली है, ठीक है। अब क्रिटिकलिटी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो पावर प्लांट है ये कौन सी स्टेट में है, गुजरात में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कौन सा पावर प्लांट कौन सी स्टेट में है। मैंने आपको इसका मैप भी दिया है आगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा फैक्ट जो इम्पोर्टेंट है, कंट्री का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट जो है ये पर्टिकुलर पावर प्लांट, इसी हर पावर प्लांट कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उसी से एसोसिएटेड कह रहे हैं दैट पहली बार 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक यूनिट जनरेशन की बात हुई है। इससे पहले जो हाईएस्ट फिगर था वो था 540, जो कि महाराष्ट्र के तारापुर पावर प्लांट से एसोसिएटेड था। तो यहाँ पे मुझे एक और फैक्ट के बारे में पता लगा कि जो तारापुर है, राइट, दैट पावर प्लांट इज इन महाराष्ट्र। सो दोनों पॉइंट्स मुझे याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली न्यूज से एसोसिएटेड है। तीसरा पॉइंट, और आप फिलहाल इसे बस याद कर लो, आगे हम याद रखेंगे, दिस पर्टिकुलर पावर प्लांट इज अ प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, PHWR। दिस इज एसोसिएटेड विद स्टेज 1। स्टेज 1 क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस इस पॉइंट को याद कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्रिटिकलिटी क्या होती है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड हम बात डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इन अ फिजन रिएक्शन, एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स बन रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर पर्व्यू ऑफ साइंस। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूंगी सो दैट आप एग्जाम में आंसर कर सको, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको यूरेनियम 235 की जरूरत होती है, ठीक है। अब फिजन रिएक्शन में क्या होता है, इस यूरेनियम 235 को एक न्यूट्रॉन से आप हिट कराते हो। The moment this neutron hits uranium 235, तो यूरेनियम 235 का जो न्यूक्लियस है वो हो जाता है अनस्टेबल, ठीक है। इसका न्यूक्लियस हो गया अनस्टेबल। क्योंकि इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि इवेंचुअली ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट जो एलिमेंट्स बन रहे हैं, बल्कि इन एलिमेंट्स के अलावा जो चीजें बनती हैं, राइट, उनको कहते हो आप बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे बाय प्रोडक्ट में क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो हो क्या रहा है कि दो एलिमेंट्स बन रहे हैं प्लस एनर्जी ऑब्वियसली रिलीज होगी, पावर प्लांट है, बट जो बाय प्रोडक्ट है वो है 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो 3 न्यूट्रॉन्स बन गए यहाँ पे। अगर आपको याद हो यहाँ पे भी तो रिएक्शन न्यूट्रॉन से शुरू हुआ था, तो जो ये पूरा रिएक्शन है दिस विल बी रिपीटेड बाय ऑल दीज 3 न्यूट्रॉन्स। अब ये समझो, अब जब ये रिएक्शन खत्म हुआ, राइट, यहाँ पे रिएक्शन के में बाय प्रोडक्ट 3 न्यूट्रॉन्स थे, इस रिएक्शन के अपने 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, इस रिएक्शन के अपने 3 न्यूट्रॉन्स होंगे और इस रिएक्शन के अपने 3 न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। अब जो यहाँ पे न्यूट्रॉन 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 है, हर एक न्यूट्रॉन अगेन ये पूरा प्रोसेस करेगा, राइट, और उस प्रोसेस के खत्म होते ही उसके अपने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो हर एक बार जो 3-3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं उससे ये रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा। ये जो रिएक्शन एक के बाद एक चेन बना रहा है, इसे आप कहते हो चेन रिएक्शन। अब दिक्कत कहाँ होती है, अगर आप इस चेन को कंट्रोल ना कर पाओ तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो हर एक रिएक्शन में भी रिलीज होगी, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि रिएक्शन को कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दी हाउ डू पुट इट, कंट्रोल दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच आर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि पूरे रिएक्शन में हो रहे हैं, ताकि इस चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सको, ताकि यू कैन कंट्रोल द एनर्जी व्हिच वाज बीइंग एमिटेड, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी, इट मींस, राइट, कि एवरी फिजन रिएक्शन रिलीज करे उतने ही न्यूट्रॉन्स जिससे कि जो ये सीरीज ऑफ न्यूट्रॉन्स है इसको सस्टेन किया जा सके। अब यहाँ पे आपको आना चाहिए एक डाउट, मैम अगर अभी तक ये कंट्रोल्ड ही नहीं था तो अभी तक ये पावर प्लांट क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, 3rd यूनिट एट काकरापारा एटॉमिक पावर प्लांट, सो देयर आर ऑलरेडी सर्टेन यूनिट्स, ठीक है, जिसमें से 3rd यूनिट में ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो हुआ है। तो अब अगर आपको पूछ ले कि स्टेज ऑफ क्रिटिकलिटी क्या होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा एलिमेंट रिलीज हुआ नहीं हुआ, आप उसका आंसर कर सकते हो। अगर मेंस में भी इस पे आपको लिखने को आता है तब भी आप लिख सकते हो,
ठीक है ना, व्हाट एलिमेंट इज रिलीज और नॉट, ये साइंस का परव्यू है, डोंट वरी, दे विल नॉट आस्क यू सच क्वेश्चंस एनीवे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज, अब इंडिया में एक 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। अब ध्यान देना कि इंडिया में अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही न्यूक्लियर रिएक्शन से, तो इसी को कंटिन्यू करते रहे, 3 स्टेजेस बनाने की क्या जरूरत थी। अब समझना, इंडिया में वर्ल्ड का सिर्फ 1-2% ही यूरेनियम पाया जाता है। अब जो रिएक्शन हमने ऊपर पढ़ा था, आपको याद है, हमने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया था यूरेनियम 235 को। इसका मतलब है यूरेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अगर इंडिया में सिर्फ 1-2% यूरेनियम रिजर्व्स हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है टू गेट दीज यूरेनियम रिजर्व्स। लेकिन इंडिया को एक एडवांटेज है, इंडिया में ना वर्ल्ड का 25% थोरियम है, ठीक है। थोरियम से भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन थोरियम की प्रॉब्लम क्या है, थोरियम को आप डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू यूरेनियम 233, और ये यूरेनियम 233 इवेंचुअली यूज होता है, ठीक है। कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है, डीके का प्रोसेस क्या है, डोंट गेट इनटू इट। सो द मोमेंट दे आस्क यू कि 3 स्टेज प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज वो ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते थे जिससे कि हम थोरियम को यूज करके यूरेनियम 233 बना लें, और इस यूरेनियम को यूज करके हम अपने रिएक्टर्स पे काम करें, ठीक है। सो व्हाट इज द नीड, बिकॉज एजेंडा क्या था, अल्टीमेट फोकस क्या था, कि एनेबल किया जा सके थोरियम रिजर्व्स के इंडिया को टू यूटिलाइज इन मीटिंग कंट्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट, की जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो थोरियम से हो, रादर यूरेनियम हमें बाहर से इंपोर्ट ही ना करना पड़े, बिकॉज मेजॉरिटी यूरेनियम हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या स्टेजेस है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए थोरियम रिजर्व्स कहाँ पाए जाते हैं। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत ही ज्यादा थोरियम रिजर्व्स पाए जाते हैं, रादर थोरियम रिजर्व्स मोनाजाइट सैंड में पाए जाते हैं। तो मोनाजाइट सैंड जो है शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मोनाजाइट सैंड एसोसिएटेड विद, और आपका आंसर क्या होगा, थोरियम रिजर्व्स। और अब आपको पता है कि ईस्टर्न साइड पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं कि क्या थोरियम डायरेक्टली यूज हो सकता है, नो, थोरियम की नॉट बी यूज डायरेक्टली, ठीक है। थोरियम को हमेशा ही कन्वर्ट होना पड़ेगा इनटू यूरेनियम 233 सो दैट इट कैन बी यूज्ड। नाउ डायग्राम बस आपको इसलिए दिया है सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कुछ कन्वर्जन प्रोसेस है, कुछ डीके का प्रोसेस है, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट, ठीक है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि बीच में क्या बन रहा है, ठीक है। जस्ट आप अपनी कन्वीनियंस के लिए पढ़ सकते हो कि यूरेनियम 232 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहा है, यूरेनियम 233 प्रोटैक्टेरियम में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटेक्टेरियम इवेंचुअली यूरेनियम में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये दो के नाम आपको डेफिनेटली नहीं याद रखने, जो लोग रिसर्च करते हैं वो लोग याद रखते हैं। डायग्राम मैंने आपको क्यों बताया, सो दैट आपके दिमाग में बैठ जाए कि थोरियम इटसेल्फ यूज नहीं होगा बट यूरेनियम 233 यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि मुझे किसी ना किसी स्टेज पे कुछ ऐसा करना पड़ेगा 3 स्टेजेस में से कि थोरियम जो है यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं हम 3 स्टेज प्रोग्राम पे, ठीक है। पहले स्टेज को कहते हैं PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और लास्ट स्टेज को कहते हैं AHWR, एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर, और बीच वाली स्टेज को हम बोलते हैं ब्रीडर रिएक्टर। तीनों स्टेजेस के डिफरेंट नाम हैं, ठीक है। अब ध्यान देना व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग यू द एग्जैक्ट रिएक्शंस, बट मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि बेसिक लॉजिक क्या है। पेन पेपर उठा लो अपने हाथ में, ठीक है। पहले स्टेज पे क्या हो रहा है, पहला स्टेज है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। याद है मैंने आपको सबसे पहले जब शुरू किया था, राइट, तो मैंने आपको बोला था PHWR, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, याद रखना काकरापारा यही है। तो द मोमेंट इट सेज PHWR है काकरापारा, आप समझ जाओ कि भाई ये तो स्टेज 1 है। तो ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कहीं खराब टाइम में, वैसे तो नहीं आना चाहिए, तो आपको पता होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस पर्टिकुलर PHWR की स्टेज 1 का जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था शुरू में कि मेन तो रिएक्शंस हो रहे हैं बट उसके अलावा कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी जनरेट हो रहे हैं। नाउ यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है आपका PU विच इज कॉल्ड योर प्लूटोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज 1 में तो आपका बाई प्रोडक्ट प्लूटोनियम बन गया, ठीक है। अब स्टेज 2 में पता है क्या होता है, एजेंडा क्या था हमारा कि हमें बनाना था थोरियम से U233। तो सेकंड स्टेज में थोरियम तो यूज होगा ही, प्लस जो फर्स्ट स्टेज का बाय प्रोडक्ट था प्लूटोनियम वो भी यूज होगा, ठीक है। और हमें पता ही है कि थोरियम को यूरेनियम 233 में इवेंचुअली कन्वर्जन प्रोसेस होता है। तो सेकंड वाले का बाय प्रोडक्ट क्या होगा, यूरेनियम 233।
अब हमें एजेंडा तो हमारा ये था ना कि मिल गया भाई हमें यूरेनियम 233, अब मैं थर्ड स्टेज पे क्या करूंगी, ऑब्वियसली मुझे यूरेनियम 233 मिल गया, आई विल स्टार्ट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। सिंपल शब्दों में समझाया है, ठीक है। टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है, यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, बस आप बेसिक समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के भी बताती हूँ। स्टेज 1 का जो आपका बाय प्रोडक्ट था ये था प्लूटोनियम। स्टेज 2 में आपने क्या किया, एजेंडा थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना था, थोरियम यूज किया, प्लस जो आपका बाय प्रोडक्ट था प्लूटोनियम वो यूज करके इवेंचुअली यूरेनियम 233 की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब यूरेनियम 233 की फॉर्मेशन कैसे हुई, मैंने आपको ये आई थिंक दिस, हाँ, यूरेनियम 233 की फॉर्मेशन कैसी हुई, कुछ प्रोसेस फॉर्म करके, ठीक है, कुछ प्रोसेस फॉलो करके। यू डोंट हैव टू नो द प्रोसेस, जस्ट नो कि थोरियम यूरेनियम 233 में इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सर्टन प्रोसेसेस, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, सो सॉरी, ठीक है, यूरेनियम 233 हो गया। अब सेकंड स्टेज यहाँ पे हो गई कंप्लीट। थर्ड स्टेज में क्या होगा, यूरेनियम 233 की फॉर्मेशन, रादर इसके यूजेज से देयर विल बी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो देयर इज स्टेज 1, देयर स्टेज 2 एंड देन देयर स्टेज 3। तो आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ में आ गया कि क्या है, ठीक है, कि कहाँ का बेसिक आउटपुट क्या है, किस रिएक्टर में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ, ठीक है, या रादर आप इसको गूगल करो कि ब्रीडर रिएक्टर को ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क फॉर द डे, जस्ट गूगल वाई इज ब्रीडर रिएक्टर कॉल्ड अ ब्रीडर रिएक्टर। मैं इसको मीडियम हेवी वाटर रिएक्टर भी तो कह सकती थी, पर मैंने इसको ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहा, इस चीज़ पे आप एक बार समझो, ठीक है ना। ध्यान रखना सिर्फ ये लॉजिक है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज सर्टन अदर रिएक्शंस आल्सो गोइंग ऑन पैरेलली, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट। दिस इज इनफ फॉर यू टू आंसर एनी क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैंने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी आपको दिए हैं। सो देयर इज अ मैप, दिस पूरी मैप में आपके जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो दिए हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है जी। ओके चलो, हाँ, नेक्स्ट है आपका डिग्रू साइकोवा नेशनल पार्क, जो है ये न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, बिकॉज यहाँ पे जो एनजीटी है उन्होंने डायरेक्ट किया है वहाँ पे टू सर्टन एंटिटीज़ कि आपको वहाँ पे एक ड्रिलिंग का आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, लेकिन क्या आपको परमिशन मिली थी इसकी, इस चीज़ की बात हो रही है। रादर वहाँ पे स्पेसिफिक ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ पे कि सर्टन इशू आया है कि किस तरह आपने वहाँ पे विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर कॉन्सेंट आपने उन जगहों पे ऑयल के लिए ड्रिलिंग शुरू कर दी। अगर ये बात हम करें कि कौन से ऑयल फील्ड्स की बात हो रही है, तो आसाम में बागजन ऑयल फील्ड्स की बात हो रही है कि वहाँ पे ऑयल की ड्रिलिंग शुरू हो गई विदाउट एनीबडी टेकिंग सर्टन ऑपरेशंस या रादर सर्टन प्रोविजंस के अंडर। पहले आपको परमिशंस लेनी पड़ती है, आपने परमिशंस ली नहीं और आपने ड्रिलिंग शुरू कर दी, राइट। अब इन ड्रिलिंग, क्योंकि विदाउट परमिशन आपने किया है, तो ना आपने वाटर एक्ट के अंडर परमिशंस ली, ना एयर एक्ट, ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, किसी भी एक्ट के अंदर आपने परमिशंस नहीं ली, तो किस तरह से ये ड्रिलिंग शुरू हो गई, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना। क्यों हुआ, बिकॉज रिसेंटली डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क के पास ही ये जो भाजान ऑयल फील्ड्स है, यहाँ पे हो गया था एक गैस लीक। नाउ गैस लीक की वजह से ये पूरा का पूरा मुद्दा सामने आया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो भागजान ऑयल फील्ड्स हैं ये कौन सी स्टेट में है, अगेन आसाम, राइट, नियर डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लोकेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अगर आप डिब्रू साइकोवा देखो, इट इज समवेयर हियर इन आसाम। सो एक तो आपको इनकी स्टेट्स पता होनी चाहिए, एक कभी कभी ना राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी आपको सेटल करने को आ जाते हैं। सो अब आपको पता है कि डिब्रू साइकोवा राइट में है, उसके बाद लेफ्ट में मनास है। नाउ दिस ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आपको करने को कहते हैं, तो आपको पता है दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, मनास एंड नोकरेक, तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अगर मैं डिब्रू साइकोवा की बात करूं, आपको पता है आसाम में है, राइट। इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया था 97 में, and the rivers are very important. The park is bound by Brahmaputra and Lohit and also Dibru river. Now river का जो point है याद रखोगे आप, this is some fact that you'll have to remember, ठीक है जी। And the forests are also important, semi-evergreen, moist, mixed deciduous, right, grasslands. Now why I'm telling you is क्योंकि ना direct questions आते हैं कि किस तरह के forest कहाँ पे पाए जाते हैं। Now जब हमने 2 मिनट सीरीज की है आपकी environment वाली मैम ने बहुत सारे national parks या biosphere reserves के जितने भी ये types of फॉरेस्ट हैं ये सब डिस्कस किए हैं ना। आई वांट यू टू गो बैक एंड रीड ऑल ऑफ देम बिकॉज इन पे क्वेश्चंस आते हैं,
ठीक है जी, याद रहेगा, फैक्ट है, आप याद रखोगे। तीसरा, लोनार लेक बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट, बिकॉज वो कह रहे थे कि पिंक कलर हो गया और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप यहाँ पे रिसर्च कराइए कि किस तरह से ये पिंक हो गया, व्हाट इज द रीजन ना। जब हमने पहले डिस्कस किया था तो हमने बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशंस डिस्कस की थी, लेकिन अब स्पेक्यूलेशंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब जो है इंस्टीट्यूट ने अपना जवाब दे दिया है कि भाई क्यों हुआ है। तो दिस पिंक कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेलोआर्किया माइक्रोब्स। ठीक है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है, राइट, जो कि पिंक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया ऐसे पानी में पाया जाता है जिस पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो। तो सिंपल शब्दों में क्या हुआ, पानी है, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, उस सॉल्ट वाले पानी में ब्रीड करते हैं हेलो आकिया करके माइक्रोब्स, जो बेसिकली क्या करते हैं, पिंक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस पिंक पिगमेंट लोनार लेक क्या हो गया, पिंक हो गया। अब हुआ क्या, मतलब पहले क्यों नहीं हुआ, सडनली अभी क्यों हुआ, ये भी तो सोचने वाली बात है। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात हुई, एब्सेंस ऑफ रेन थी, रेन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, पर इवेपोरेशन तो हो रही है। अब इवेपोरेशन हो रही है, पानी निकल रहा है, लेकिन सॉल्ट कंटेंट उतना ही है और रेन हो नहीं रही, तो अल्टीमेटली क्या होगा, सैलिनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिकॉज सैलिनिटी बढ़ती गई तो ये वाला बैक्टीरिया वहां बढ़ता गया, एंड बिकॉज ऑफ विच वहां पे इवेंचुअली पिंक कलर हो गया। ठीक है जी, याद रहेगा आपको। नाउ इसके अलावा एक पॉइंट और था जिस पे उनकी इन्वेस्टिगेशन थी कि यदि एक बार पिंक हो गया तो क्या दोबारा अपने नेचुरल कलर में नहीं आएगा, कि ये जो पिंक कलर था ये वाटर पे परमानेंट था या नहीं था। तो इन्होंने टेस्ट किया एंड दे रियलाइज्ड कि ये जो है, जैसे जैसे रेन वापस आती जाएगी, सैलिनिटी कम होती जाएगी, तो इट विल गो बैक टू इट्स ओन कलर, राइट। तो वो कह रहे हैं एज द रेनी सीजन किक्ड इन, तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल स्टेज पे वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद होने चाहिए, लेकिन आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट। ओके, चाइना और भूटान का जो इशू हमने कई बार डिस्कस किया है ना, तो इसमें एक पैकेज सोल्यूशन की बात की है चाइना ने, कि हम भूटान के साथ एक पैकेज सोल्यूशन की बात करते हैं। नाउ एक डायग्राम्स, वैसे तो हमने कई बार ये डिस्कस किया है, पर डायग्राम से एक बार इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं कि रिसेंटली जो है भूटान को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से कुछ ग्रांट मिलनी थी फॉर साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वहां पे चाइना ने मुद्दा कर दिया कि भाई साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये डिस्प्यूटेड है हमारी भूटान के साथ, तो आप इनको ग्रांट मत दीजिए। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अग्रीड टू एंड भूटान को मिल गई ग्रांट। अब इसमें दिक्कत क्या थी, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि अगर आप देखो साक्तेंग कहीं यहाँ है, इसकी बाउंड्री तो लगती नहीं चाइना के साथ, तो चाइना कैसे क्लेम कर रहा है ना। दूसरी चीज क्या थी, अभी तक चाइना के जो मुद्दे हैं वो भूटान के साथ 3 पर्टिकुलर रीजन पे थे, डोकलाम रीजन पे, ठीक है, जोकारलुंग एंड पसामलुंग रीजन पे। तो कभी भी इस पर्टिकुलर रीजन में मुद्दा नहीं था, इस वजह से जो ये क्लेम था उनका कि डिस्प्यूटेड रीजन है, ये नहीं माना गया और साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जी ग्रांट दे दी गई। नाउ चाइना ने बात की है कि इस जो अभी हमने मुद्दा खड़ा किया है इसको हम पैकेज डील से सॉल्व करेंगे। नाउ पैकेज डील क्या है एग्जैक्टली, रिसेंटली कोई बात नहीं हुई है, लेकिन 1996 में पैकेज डील की बात हुई थी, जब पता है क्या बात हुई थी कि जो ये ऊपर के रीजन्स हैं, राइट, और जो ईस्टर्न रीजन्स हैं, चाइना ने बोला आप इनको एक्सचेंज कर लो। चाइना ने बोला कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है डोकलाम प्लेटू वाला, ये आप दे दो चाइना को, और इन रिटर्न टू इट ये जितने भी ऊपर के रीजन्स हैं चाइना के, ये चाइना दे देगा भूटान को। अब इसमें भूटान को बहुत एडवांटेज था, क्यों, क्योंकि भूटान को सिर्फ 269 स्क्वायर किलोमीटर देना था ये वाला, और भूटान को इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट वो जो पहाड़ी रीजन है, भूटान को लैंड रीजन मिल जाता 495 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या था, ऑलमोस्ट 270 किलोमीटर देके आपको ऑलमोस्ट डबल रीजन मिल रहा था, दैट टू लैंड रीजन, एंड यू वर गेटिंग रिड ऑफ जो यहाँ पे पहाड़ी रीजन है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या थी, अब अगर ये रीजन मिल जाए चाइना को, तो इंडिया में वाया दिस डोकलाम प्लेटू एंड द पासेस चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू कम इन टू इंडिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता है कि भूटान ने उस समय इस चीज़ को नहीं माना। ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि अगर भूटान मान लेता तो जितने भी भूटान के इश्यूज हैं ना, जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, वो वहीं खत्म हो जाते हैं, बिकॉज यही 3 रीजन्स है और इन्हीं 3 रीजन्स पे फैसला आ जाता। लेकिन
भूटान डिड नॉट अग्री टू इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी भी चाइना ने रिसेंटली पैकेज डील की बात की है, ठीक है। इट इज़ नॉट श्योर कि एग्जैक्टली इस बार क्या बात हुई है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 1996 डील की ही शायद दोबारा बात हो रही है। एंड वील हैव टू कीप इट इन माइंड, या हमें न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा देखने के लिए कि किस तरह की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए देन दैट इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।